प्यारे दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी शानदार क्वेश्चन आज हम लोग लेकर आ चुके हैं फिजिक्स और 12th क्लास का। ये फिजिक्स का चैप्टर पहला नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्ज। ये जो चैप्टर है काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बिना देरी करते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और यहाँ से हम बारीकी से समझते चलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न में हम कम से कम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे एक्स्ट्रा। तो आप लोग जो भी हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे आपको समझाकर उसको आपको याद रखना काफ़ी कंपल्सरी है, क्योंकि जो हम बताएंगे वही सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपे रहेगा। बस आप लोगों को थोड़ा याद रखना है और जो हम बताएंगे उसको गौर करना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। और सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी से और लाइक कर दीजिए। और क्या कीजिए आप लोग जो कमेंट करते चलिएगा। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, तभी हमको मालूम चलेगा कि आप लोग कितना जानते हैं। गलत सही कमेंट करना है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी जो कल जुड़े हुए थे लाइव क्लास में, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। जैसे मुस्कान है, रूपम कुमारी है, प्लेविनर है, सनोज कुशवाहा है, ठीक है, और आर्यन है, मनीष है, मिस्टर प्रकाश गुप्ता, रोयल अमित। बहुत विद्यार्थी जो हैं वो कल जुड़े हुए थे और जो आज जुड़ेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से विद्यार्थी कल जुड़े हुए थे। चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन तरफ में चलेंगे बिना देरी करते हुए। और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ से उम्मीद है 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दिया गया है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, यानी जो हवा है, यानी हवा बताइए कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर बताना है कि 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है, या फिर 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले हमको ये बताइए कि एप्सिलॉन जो आर है वो क्या है। एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या कहते हैं, और ये बार बार जो है आपके एग्जाम में आता है कि एप्सिलॉन आर का मान बताइए तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन आर का सूत्र बताइए तो क्या होगा, ठीक है। और चलिए तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए एप्सिलॉन आर जो है ये किसी माध्यम का विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन आर, जहाँ आर आपको दिखेगा ये जो है एक अपेक्षित विद्युतशीलता है, यानी कि अगर आर आपको नहीं आता है तो निरपेक्ष विद्युतशीलता होगा। जैसे में देखिए यहाँ पर कभी कभी आप लोग देखे होंगे एप्सिलॉन 0 आ गया, तो एप्सिलॉन 0 जो है ये है निरपेक्ष विद्युतशीलता, लेकिन जो एप्सिलॉन आर जो है वो है अपेक्षित विद्युतशीलता, ठीक है। आगे जब हम पढ़ाते चलेंगे ना तो आपको सभी चीज़ समझ में आते चलेगा, ठीक है। तो देखिए एक सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बराबर जो सूत्र होता है वो होता है एप्सिलॉन बाटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन 0 को हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, ठीक है। यानी जो एप्सिलॉन 0 है, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट ये जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात यानी हवा की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो देखिए इतना तो हमने जान लिया। उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं, देखिए एप्सिलॉन जो आर है वो किसके बराबर होता है। तो एप्सिलॉन जो आर है वो लगभग जो है वो लगभग 1 के बराबर होता है, 1 के। लेकिन देखिए इसका तो समान वैल्यू जो है, मतलब जो इसका वैल्यू है एप्सिलॉन आर का, वो इसका वैल्यू है 1.0066 है, ठीक है। तो अनुमान से माना गया है कि एप्सिलॉन आर का जो मान है वो लगभग 1 के बराबर है। अगर आपको पूरा वैल्यू आपको एग्जाम में अगर ऑप्शन में दिया है तो आप लोग याद रखिएगा पूरा वैल्यू, अन्यथा 1 तो आपसे पूछे ही जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है तो 1 हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। और देखिए अगर आप लोग ये नहीं जानते रहते, बहुत सारे स्टूडेंट 0 मार देता, अनंत मार देता, या फिर और ऑप्शन दिया रहता तो वो मार देता। लेकिन आप लोग जान गए तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, अन्यथा जो करेक्ट वैल्यू आता है एप्सिलॉन आर का वो मारिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। और जो भी विद्यार्थी का समझ में नहीं आया होगा, हमको तो लगता ही नहीं है कि कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया हो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में 12th का स्टूडेंट हो चुके हैं, वो भी साइंस वाले, तो आप लोग तो अवश्य ही समझ रहे होंगे, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए कमेंट करने से है ना मन लगता है स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दिया गया है प्रश्न कि विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। जो बल है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। जो बल है इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। और जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर हम लोग सिंपली से ई से सूचित करते हैं और आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है तो ध्यान से समझिएगा। एक सूत्र हमने आपको बताया था, देखिए पहले हम एक फार्मूला के तहत मैं आपको बताऊंगा। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, किसी विद्युत क्षेत्र, मान लो यहाँ पर हम एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो हम एक्स लिख रहे हैं, यहाँ ये जो है वो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर देते हैं। मान लो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगाने वाले बल के बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो एक बिंदु हम बीच में रख लेते हैं सिंपली से, ठीक है। चलिए इसको कलर हम चेंज करते हैं। यहाँ पर मान लो एक कोई बिंदु यहाँ पर रख लिए, ठीक है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ई से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर ई भी रख दिया, ठीक है। उसके बाद में एक धन परीक्षण आवेश रख देते हैं। धन परीक्षण आवेश यानी कि इसको प्लस में क्यू रख देते हैं, ठीक है। ये आवेश हो गया, ठीक है, सिंपली से। और एक द्वारा लगने वाला बल, यानी धन परीक्षण बल द्वारा लगने वाला जो बल है वो उसको हम लोग एफ से डिनोटेड कर देते हैं। तो देखिए हमारे कहने का मतलब यही है कि एफ और मतलब बल और यहाँ पर तीव्रता, आवेश का तीव्रता, और यहाँ पर परीक्षण, धन परीक्षण आवेश, ठीक है, ये तीनों का एक सूत्र होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। यानी कि एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई होता है, ठीक है, क्यू इंटू ई। यानी कि ई जो है वो किसके बराबर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर का है, ठीक है। और क्यू जो है वो है आवेश। यानी इसका कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र और आवेश के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और आवेश के गुणनफल को बल कहते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एफ जो है वो बल है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यही है, जो सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेश कण पर लगने वाला बल का जो मान होगा वो होगा एफ बराबर क्यू इंटू ई। यानी कि ऑप्शन इसका कहाँ पर दिया गया तो दिया गया ऑप्शन नंबर ए। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बताएगा उनका हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। सभी प्रश्न हम इम्पोर्टेंट लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग को देखना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में ना पूछे एग्जाम में प्रश्न तो ये संभव नहीं है कि नहीं पूछेगा, 100% पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, यानी जो विद्युत फ्लक्स है इसका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है कि क्या है। तो देखिए एम देखिए ओम मीटर, बी में देगा कि एम्पियर मीटर, सी में देखिए वोल्ट मीटर, और डी में देखिए वोल्ट मीटर के पावर -1। तो देखिए आप लोग जरी से पढ़ते आ रहे होंगे कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है ओम मीटर, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दिया गया है, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पूरा चीज़ समझ लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स है तो क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, और कौन कौन से चीज़ें इसके अंतर आता है, इसका विमीय सूत्र क्या है, और इस विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो सभी चीज़ इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। बस आप लोग बने रहिए, और बोरिंग आपको फील हो रहा होगा तो ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट जो होता है वो मैंने आपको बताया कि न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। यानी या एक और सूत्र होता है, एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर भी होता है इसका यूनिट, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में अगर आपसे पूछ देता है कि विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, जो डायरेक्ट सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स से, आपके एग्जाम में पूछ देगा या फिर आगे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, मैं सेट किया हूँ वहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ पर आप लोगों को अवश्य ही कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स इसका जो फार्मूला होता है वो देखिए वो होता है फाई, यानी फाई बराबर होता है EDA cos थीटा होता है, ठीक है। EDA cos थीटा आप लोगों को पढ़ना है, और ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। आगे जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो वहाँ पर आप लोग को अगाड़ी डायरेक्ट बता देना है, ठीक है। चलिए तो हो गया विद्युत फ्लक्स का सूत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछता है
कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होता है वो कितना होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो होता है वो कितना होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या शून्य होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका जो मान होता है वो देखिए धनात्मक भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है, ठीक है, शून्य भी होता है। लेकिन सभी का अलग अलग नियम है कि धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा विद्युत फ्लक्स का मान। तो चलिए आइए हम लोग गहनता से समझते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स हैं तो क्या है। चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने एक रचना कर रहे हैं, यानी कि एक गोलीय पृष्ठ का रचना हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है बीच में एक केंद्र बना दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रेखा केंद्र के नज़दीक लेकर आए, ठीक है, मतलब केंद्र की ओर अगर रेखा जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए केंद्र की ओर जा रही है रेखा इस प्रकार से, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं, इस रेखा को अगर पृष्ठ के अंदर जाए तो धनात्मक होगी। यानी कि देखिए अगर रेखा पृष्ठ के अंदर जाए, ठीक है, तो ये धनात्मक होगी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर गोलीय पृष्ठ की एक रचना किया, ठीक है, अगर ये रेखा जो है वो डायरेक्ट केंद्र में अगर अंदर जा रही है तो ये प्लस चार्ज है इस पर, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिएगा अगर ये गोलीय पृष्ठ बना दिया और यहाँ पर केंद्र है और केंद्र से अगर बाहर जाए, ठीक है, और कोई रेखा केंद्र से बाहर निकल के जा रही है, और जो हम रेखा हम बता रहे हैं ना ये जो है यही फ्लक्स है, ठीक है, जो ये रेखा हम बना रहे हैं ना यही जो है यही आपका जो है फ्लक्स है, ठीक है, तो यही फ्लक्स है, ठीक है। जब बाहर निकल के जा रही है रेखा तो इसको हम लोग सिंपली से बोलेंगे कि ये जो है क्या है, तो ये निगेटिव वाला है, ठीक है, निगेटिव वाला है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि धनात्मक कब होगा, जब अंदर की ओर जाएगा तो धनात्मक होगा, जब बाहर की ओर जाएगा तो ऋणात्मक होगा, ठीक है, इतना आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब हम जान लेते हैं कि शून्य कब होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ का यहाँ पर हमने रचना कर दिया सिंपली से, ठीक है, तो यहाँ पर शून्य कैसे होगी। तो देखिए एक इसके लिए नियम होता है, जब विद्युत क्षेत्र में रेखा का कोण नहीं बनेगा और लंबवत जाएगी तो फाई का मान जो है वो शून्य हो जाती है, ठीक है, जो फाई का मान आएगा वो शून्य हो जाती है। मतलब मान लो यहाँ पर अगर अंदर जा रही है, मतलब केंद्र से अंदर बाहर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कोण बना रही है, ठीक है, तो कोण बना रही है, ठीक है, यहाँ पर, और बाहर भी जा रही है तो कोण बना रही है, अंदर भी आ रही है तो कोण बना रही है। लेकिन अगर कोण ना बनाए, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की जो गोलीय पृष्ठ के इसकी रेखा जो है वो लंबवत जाएगी, ठीक है ना, ये जो लंबवत जाएगी तो इस घटना में यहाँ पर जो फाई का मान होगा वो शून्य हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर आप लोग बने रहिए। मान लो यहाँ पर एक रेखा मैंने खींच दिया और यहाँ से आ रही है कुछ रेखा इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से भी आ सकती है, ठीक है, देखिए इस प्रकार से रेखा आ रही है और फिर इस तरह से आपस जा रही है, ठीक है। तो देखिए इस घटना को हम लोग कहेंगे यहाँ पर ना कोई कण बन रही है ना कुछ बन रही है, इस जो रेखा है ये जो फ्लक्स है इस प्रकार से जो आ रही है इसी को हम लोग कहते हैं फाई बराबर जीरो। यहाँ पर फाई का मान जो होगा जीरो, ना अंदर की ओर जा रही है ना बाहर की ओर, ठीक है। देखिए इस प्रकार से अगर जाएगी टेढ़ा मेढ़ा तो इस घटना को हम लोग बोल देंगे सिंपली से इसका जो मान होगा वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। चलिए हमने समझ लिया कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कैसा कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य, और सभी चीज़ समझ लिया कि कब शून्य होगा, कब क्या होगा, कब कैसे होगा। चलिए एक और प्रश्न हमको आप बता दीजिए कि विद्युत फ्लक्स जो होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो बता दीजिए इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है। मैंने आपका इसका जो है यूनिट बता दिया, मतलब मात्रक बता दिया, 2 गो मात्रक बता दिया आपसे, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो बता दिया, इसका मान बता दिया। अब आप लोग हमको ये चीज़ बता दीजिए कमेंट में कि विमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है ml के पावर q a के पावर माइनस और t के पावर -3 होता है। तो इसको याद रखिएगा और ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाएगा इसका विमीय सूत्र, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है कि संबंध Q बराबर NA, कल यहाँ से क्वेश्चन हम बताए थे आप लोगों को। Q का मान जो है Q के लिए हम लोग लिख सकते हैं NA, ठीक है। Q जो है एक आवेश है, ठीक है,
क्यू क्या है तो आवेश है, आवेश के लिए हम लोग लिख सकते हैं एन, यानी कि ये जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एन है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की नंबर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में एन का जो मान है वो संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं होगा, एन का मान कब संभव नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि 4, 8, 4.2 और 10 दिया गया है। तो एन का मान कब संभव नहीं होता है, तो देखिए इसके लिए आपको जानना पड़ेगा अंदर से। कैसे, तो देखिए आवेश का जो क्वांटम सिद्धांत बोलता है, यानी कि जो आवेश होता है उसका एक क्वांटम सिद्धांत होता है, क्वांटमीकरण सिद्धांत जो होता है वो बोलता है कि आवेश का मान जो है वो पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, आवेश का अगर सटीक यानी कि सही मान अगर निकाला जाए, ठीक है, सही मान अगर निकाला जाए, एन की जो संख्या है वो सही मान निकाला जाए तो वहाँ पर जो होगी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए या फिर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये दो गो रहेगा तो भी हमारा जो आवेश है, ठीक है, उसका जो मान है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो क्वांटम जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि आवेश का जो मान है वो पूर्ण होना चाहिए। जैसे में देखिए क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलता है आवेश का सही मान निकालने के लिए प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर देखिएगा Q बराबर होता है Na। ठीक है, n जो है एक नेचुरल संख्या है यानी कि प्राकृतिक संख्या है ना। n जो है एक प्राकृतिक संख्या होता है जो भिन्न और दशमलव नहीं इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, भिन्न और दशमलव नहीं रखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 जो है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो ये हमारा संभव है। 4, 8 भी संभव है, 4.2 संभव नहीं है, क्योंकि अभी बताया आपको कि क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलता है कि पूर्ण और नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं, यानी कि भिन्न और दशमलव का संख्या नहीं हो सकता है Q बराबर Na निकालने के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आप लोग मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन तरफ में चलेंगे और सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, मतलब जो आवेश होता है इसका पृष्ठीय घनत्व बराबर कब होता है। दिया गया है कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल के, बी में दिया गया कि कुल आवेश पर कुल क्षेत्रफल के, सी में दिया गया है कि कुल आवेश कुल आयतन के, और डी में देख सकते हैं दिया गया है कुल आवेश गुना कुल आयतन। तो सही जवाब बता दीजिए कि क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है ना, यानी कि कुल आवेश पर कुल क्षेत्रफल होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो होता है उसको निकालने के लिए कुल आवेश, ठीक है ना, यानी कि कुल जो हो जाएगा Q बटा कुल जो हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसका तो आपने जान लिया कि ऑप्शन नंबर बी जो विद्यार्थी बता रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया कि किसी माध्यम में अपेक्षित परावैद्युतांक यानी कि इप्सिलन आर का आर होता है, जो परावैद्युतांक है इप्सिलन आर होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, आप लोग भूल जा रहे हैं। ठीक है, इप्सिलन आर का मैंने एक फार्मूला बताया था आपको। ठीक है, यानी जो इप्सिलन आर है इसको हम लोग बोलते हैं किसी माध्यम का विद्युतशीलता यानी कि अपेक्षित विद्युतशीलता, यानी जो आर है वो क्या है, तो आर जो है आर जब आ जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर अपेक्षित विद्युतशीलता हो जाएगा। ठीक है, एक होता है अपेक्षित विद्युतशीलता, एक होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता को कहेंगे हम लोग, इप्सिलन जीरो को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहेंगे। ठीक है, और इप्सिलन आर को हम लोग कहेंगे अपेक्षित विद्युतशीलता। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। चलिए तो इसके लिए सूत्र अभी बताए थे कि इप्सिलन आर बराबर होता है इप्सिलन बटा इप्सिलन नॉट। ठीक है, इप्सिलन नॉट। चलिए तो इतना होता है सूत्र। तो आप लोग बताइए कहाँ पर दिएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं ना उनका सही जवाब हो जाएगा। एक और मैंने चीज़ बताया था कि इप्सिलन का मान कितना होता है, इप्सिलन आर का मान कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है, अन्यथा 1.006 के बराबर होता है इप्सिलन आर का मान। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आगे प्रश्न आएगा तो देखिए सभी प्रश्न तो आगे रहेगा ही, लेकिन आप लोगों को याद रखते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक है, मतलब पानी का स्थिरांक पूछा जा रहा है कि कितना होता है। चलिए बताइएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें आपको कन्फ्यूजन कर सकता है क्वेश्चन, क्यों कर सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पानी का परावैद्युतांक पूछा गया है,
और शुद्ध जल का मतलब शुद्ध पानी का पराविद्युतांक अलग होता है और पानी का पराविद्युतांक अलग होता है। अगर एग्जाम में रहेगा कि शुद्ध पानी यानी शुद्ध जल का, ठीक है, देखिए अगर आपके एग्जाम में रहेगा कि शुद्ध मतलब शुद्ध जल का पराविद्युतांक क्या होगा, तो होता है 81, ठीक है। अगर यहाँ पर केवल जल का पराविद्युतांक पूछेगा, शुद्ध नहीं पूछेगा, तो अब वहाँ पर होगा 80, ठीक है। याद रखिएगा दोनों में अंतर है, 81 80 में अंतर है आपको, ठीक है। यानी कि शुद्ध जल का पूछेगा तो 81 मारिएगा और केवल जल का पूछेगा तो 80 मारिएगा, तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि जल का पराविद्युतांक 80 है तो इसकी पराविद्युतशीलता क्या होगी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और एक साल पूछा गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। मतलब पूछेगा आपके एग्जाम में, ध्यान से क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसको हम सोल्यूशन करेंगे। देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि जल की पराविद्युतांक जो है, जल की पराविद्युतांक जो है 80 है, तो इसकी परावैद्युतशीलता जो है वो क्या होगी, उसकी परावैद्युतशीलता क्या होगी, ठीक है ना, परावैद्युतशीलता क्या होगी, ठीक है। चलिए तो अगर पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक का मान है 80, तो इसकी परावैद्युतशीलता क्या होगी, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 100% इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए के बराबर जो होता है वो होता है ई बटा इप्सिलन 0, मतलब इप्सिलन 0 होता है, ठीक है। मतलब इप्सिलन बटा इप्सिलन 0 होता है के का मान, यानी जो के जो है वो है परावैद्युतांक स्थिरांक, ठीक है। परावैद्युतांक स्थिरांक को हम लोग के से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। इप्सिलन जो है वो यहाँ पर परावैद्युतशीलता है, ठीक है, परावैद्युतशीलता है। तो आपको निकालना क्या है, तो परावैद्युतशीलता ही निकालना है, तो जो इप्सिलन का मान है इप्सिलन निकालना है आपको, ठीक है। यानी परावैद्युतशीलता निकालना है। और इप्सिलन 0 आपको यहाँ पर इसका तो मान हम लोग जानते ही हैं, पहले ही मैं बताया था। इप्सिलन 0 का जो मान होता है, देखिए इप्सिलन 0 का भी मान होता है, याद रखिएगा। इप्सिलन 0 का मान होता है 8.854 गुना 10 के पावर -12, ठीक है। इतना याद रखिएगा इप्सिलन 0 का मान, तब हमारा आंसर जो है वो निकल कर आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में सभी क्वेश्चन बनाने होंगे, जब आप बुक पढ़िएगा तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो जो बनाए होंगे तो उनको तो मालूम ही होगा। चलिए तो हमको परावैद्युतशीलता निकालना है, इप्सिलन का मान निकालना है। तो देखिए के बराबर सूत्र क्या आया था, तो इप्सिलन बटा इप्सिलन नॉट, ठीक है। तो हमको निकालना है परावैद्युतशीलता का मान, तो इप्सिलन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो के इंटू हो जाएगा इप्सिलन 0, ठीक है। चलिए के का मान यहाँ पर क्या दिया गया था बाबू, तो के का मान दिया गया था 80, यानी कि परावैद्युतशीलता स्थिरांक जो है पानी का वो 80 दिया गया है। तो हम यहाँ पर 80 लिख देंगे, गुना इप्सिलन 0 का मान अभी बताए थे आप लोगों को, होता है 8.854 गुना 10 के पावर -12, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुना में उतना यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए यहाँ पर थ्रेस हम लिखते हैं, यहाँ पर 80 गुना क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8.854 गुना 10 के पावर -12, ठीक है, इतना हो गया। और मैंने आपको बताया ना था कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग का, ठीक है ना। चलिए तो इसको गुना कीजिए पहले, जब इसको आप लोग गुना कीजिएगा ना, दोनों को जब गुना कीजिएगा तो मान जो निकल के आएगा आप लोग गुना करके देखिएगा, 7.08 गुना 10 के पावर -10 आएगा, ठीक है। 7.08 गुना 10 के पावर -10 आएगा, ठीक है। इतना हमारा आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो मान आएगा उतना आ गया। चलिए तो इसका हम आंसर आप लोग को बता दिया था कि 80 पानी का परावैद्युतांक जो स्थिरांक का जो मान है वो 80 होगा, ठीक है। वो तो अपना से क्वेश्चन बनवाए थे आपको कि किस प्रकार से बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन की 1/4 पाई इप्सिलन 0 का मान क्या होगा। ये भी बनाने वाला क्वेश्चन है, और प्रश्न आपसे पूछ देगा कि 1/4 पाई इप्सिलन 0 का मान क्या होगा, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो इप्सिलन 0 का तो मान अभी मैं बताया हुआ था कि होता है 8.854 होता है ना 10 के पावर
गुना 10 के पावर -12 होता है। ठीक है, पाई का मान तो आप लोग जानते ही होंगे, पहला दूसरा तीसरा 8 वाले क्लास में पढ़े होंगे कि 22/7 होता है या होता है 3.14 होता है पाई का मान। ठीक है, तो जो मर्जी करे वो रख कर बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। और 1/4 तो उसी तरह से रहेगा, केवल पाई और इप्सिलन 0 का जो मान है वहाँ पर रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सिंपली से यहाँ पर आप लोग को लिख देना है 1/4 और पाई का मान यहाँ पर 22/7 ही रखते हैं। ठीक है, गुना इप्सिलन 0 जो है, इप्सिलन 0 का मान यहाँ पर रखेंगे 8.854 गुना 10 के पावर -12। जब इसको आप लोग अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आएगा हमारा जो मान आएगा। ठीक है, सॉल्व करना है मतलब के का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पर के डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो देखो सॉल्व करोगे तो 9 गुना 10 के पावर 9 आएगा। ठीक है, इसको ऊपर चेंज करना पड़ेगा, उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है कि सोल्यूशन पूरा किया जाए। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कूलम के पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब उल्टोगे नो तो देखिए उल्टोगे तो कूलम के पावर प्लस में 2 होता है, न्यूटन के पावर -1 होता है, मीटर के पावर -2 होता है। लेकिन जब उल्टोगे तो यहाँ पर जो माइनस वाला जहाँ पर है वो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टोगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर क्या आया था, तो अभी बताए थे 9 गुना 10 के पावर 9 कूलम के पावर -2 न्यूटन मीटर के स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आएगा आंसर। कहाँ पर दिया गया है, चलो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा पूछा जा रहा है, सिंपली से बता दो कि आवेश का बीमा क्या होता है। इसको तो सभी विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो छोटा क्वेश्चन है लेकिन हम बता रहे हैं ना, वो लंबा जा रहा है पता ना कैसे। देखिए आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का जो बीमा मैंने कल भी बताया हुआ था कि 80 से डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। जो विद्यार्थी, चलिए अब जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा आप भी फास्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए देखिए अब आप लोग अभी मेहनत नहीं करिएगा तो बुढ़ापा में मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि इप्सिलन 0, ठीक है, इप्सिलन 0 का मतलब इप्सिलन नॉट 0 कहा जा रहा है। ठीक है ना, इप्सिलन नॉट का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इप्सिलन नॉट का मान मैंने आपको बताया हुआ था। इप्सिलन नॉट का मान अगर इस प्रकार से रखेगा यानी कि 8.854 गुना 10 टू द पावर -12। देखिए इप्सिलन नॉट जो है इसका जो मान है मैंने इतना लिखा, ये निर्वात और हवा के लिए भी इतना मान होता है। ठीक है, अगर ठोस में पूछेगा या फिर दूसरा कुछ में पूछेगा तो वहाँ पर मान चेंज हो जाएगा, इसको बताना भूल गया था। यहाँ पर जो मैं मान वहाँ पर रख के बना रहा था, ये जो है निर्वात और हवा दोनों के लिए सेम आता है। ठीक है ना, इसलिए इतना मैंने लिखा हुआ था। यहाँ पर देखिए इप्सिलन 0 का जो नॉट का जो मात्रक है वो पूछे जा रहा है, मात्रक, मान नहीं मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मात्रक जो होता है वो होता है एफ एम के पावर -1 होता है। ठीक है, एफ प्रति एम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो विद्यार्थी बी बता रहा है उनका बिल्कुल सही। देखिए कल कौन कौन विद्यार्थी जुड़े थे बबुआ, वो जुड़े हुए थे मुस्कान नाम के कोई जुड़े हुआ था, रूपम कुमारी के नाम से कोई जुड़ा हुआ था, प्ले विनर सनोज कुशवाहा, अनवर कुमार और आर्यन कुमार के नाम से भी जुड़ा हुआ था, मनीष कुमार, मिस्टर प्रकाश गुप्ता, रोयल अमित और सारे विद्यार्थी वहाँ पर, जानवी गुप्ता, बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पर कल जुड़े हुए थे। ठीक है, और आज जो जुड़ेगा उसको कल नाम बताया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। ठीक है, और डेली समझिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई कोई ख़राब तो थोड़ी हो रहा है ना, पढ़ाई मस्त हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग डेली जुड़िए। 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कणों के बीच विद्युत बल्ब एफ है, यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेश कण, 2 जो आवेश कण हैं, ठीक है, और विद्युत बल एफ है। ठीक है ना, विद्युत बल को एफ से सूचित किया जाता है। यदि इनके बीच की दूरी जो है वो आधी कर दिया जाए, ठीक है, तो उनका जो विद्युत बल है उनका मान क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4F। इसको याद रखिएगा, वो डायरेक्ट आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रख के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
दिया गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। मतलब जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान हो जाता है। तो देखिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ या घट सकता है। उसका जो मान है, द्रव्यमान है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी बताएगा उसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग देखते चलिए। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो इप्सनर, मैंने आपको अभी अभी बताया नहीं था, जो इप्सनर आर है वो किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यही विद्युतशीलता का SI मात्रक बता दो कि क्या होता है। ठीक है, चलो बताओगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए बताइए ज़रा आप लोग कमेंट करके। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन के पावर -1, मीटर के पावर -2 और कूलम के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर इप्सनर नॉट का मान लिख रहे हैं, ठीक है, इप्सनर नॉट का यानी कि 8.854 गुना 10 के पावर -12, तो विद्युतशीलता का भी तो लिखना पड़ेगा ना, सूत्र मात्रक का, यानी कूलम के पावर -2, न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2, इतना लिखना पड़ेगा तभी आप लोग आगे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम नहीं लिखे थे क्योंकि डिस्प्ले छोटा है ना, तो लेकिन समझा दे रहे हैं आप लोगों को। ऑप्शन ए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कूलम बल है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि कूलम बल जो है केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है। ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी सी बताएगा उनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में अगर विद्यमान है तो समविभव होगा। एक्स वाई तल की दिशा में होगा, या फिर वाई अक्ष तल के दिशा में होगा, वाई जेड तल के दिशा में होगा, या फिर कहीं भी नहीं, कहीं भी होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताओ कि क्या होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में विद्यमान है, मतलब x अक्ष के दिशा में, देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए पहले, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और y डैश हो गया। यहाँ पर अगर समरूप विद्युत क्षेत्र अगर x अक्ष के दिशा में विद्यमान है, ठीक है, x अक्ष के दिशा में, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो समविभव क्या होगा। समविभव, तो समविभव क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में। ठीक है, वाई जेड तल की दिशा में, ऑप्शन नंबर सी, या इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यानी कि ESU मात्रक होता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक, ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसको थोड़ा आप लोग बताइए कि क्या जानते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए तो थोड़ा जोरदार तरीके से, तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4.78 गुना 10⁻⁻10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, संरक्षी होता है या फिर असंरक्षी होता है, या फिर कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी होता है, या फिर डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 18 का बताइए कि क्या होगा। तो जाएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा संरक्षित होता है, संरक्षी। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताएगा उनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एकांकी चालक में निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, यानी कि एक एकांकी चालक में, चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात जो होगा वो अचर होगा। ए में देगी कुल आवेश पर विभव, बी में दिया गया कि दिया गया आवेश पर विभवांतर, सी में देगी कुल आवेश पर विभवांतर, डी में देगी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब बताओ क्या होगा। तो हो जाएगा कुल आवेश पर विभव होता है। ठीक है, यानी जितना कुल आवेश रहेगा और बटा में विभव, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक कूलम आवेश, ठीक है, एक कूलम आवेश डैश एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होगा। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एम दिया 3 गुना 10 के पावर 9, बी में दिया गया कि 10 टू द पावर 9 गुना 10 टू द पावर 9, और सी में दिया गया कि 8.85 गुना 10 टू द पावर -12, और डी में दिया कि इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 20 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो वो हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो भराएगा वहाँ पर ए भराएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए। दिया गया है कि एक आवेशित चालक की सतह
के एक आवेशित चालक के सतह के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के पार्श्वीय होती है, या फिर सतह के 45 डिग्री पर होती है। तो 21 का हमारा सही जवाब होगा सतह के लंबवत होती है। ठीक है, क्या होती है? तो सतह के लंबवत। देखिए दिया गया है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह की लंबवत। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, 21 हो गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? यदि किसी खोखले गोलीय चालक यानी कि कोई खोखला गोला चालक है, उसको अगर धन आवेशित किया जा रहा है तो उसका जो भीतर का जो विभव होगा, ठीक है, विभव भी जो होगा वो कितना होगा? शून्य होगा, धनात्मक समरूप होगा, या फिर धनात्मक असमरूप होगा, ऋणात्मक समरूप होगा, कि क्या होगा? चलिए तो 22 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा धनात्मक और समरूप होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर दिया रहेगा खोखला गोलीय चालक और उसको आप लोग धन आवेशित किया जाएगा तो उसका विभव जब पूछेगा तो हो जाएगा धनात्मक और समरूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी मारना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, दिया गया है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है। मतलब अगर एक साबुन की बुलबुला, आप लोग तो जानते ही हैं, पानी में उसका बुलबुला जब निकलता है साबुन का, तो साबुन के एक बुलबुले में जब आवेशित किया जाता है, मतलब इस पर जब आवेश दिया जाएगा तो बताइए कि उसकी त्रिज्या क्या होगी? मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? त्रिज्या क्या होता है? मान लो कि यहाँ पर एक गोला यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो त्रिज्या हम लोग इसको क्या कहेंगे? मतलब मान लो यहाँ पर कोई बुलबुला है या फिर वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? देखिए केंद्र से वृत्त में मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। यानी केंद्र से, मान लो यहाँ पर केंद्र है और केंद्र से अगर हम मिला देंगे कहीं वृत्त में तो इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे। अगर पूरा ए पार से ओ पार हम वृत्त को मिला दिए तो इसको बोला जाता है व्यास, यानी इसको डी से सूचित किया जाता है और त्रिज्या को आर से। ठीक है, ये चीज़ समझिए, मैथ जब पढ़ाएंगे तो आप समझ में आएगा। देखिए साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी या फिर शून्य रहेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। यानी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है कि कितना होता है। ये प्रश्न इसको बताइए तो क्या होगा? सभी विद्यार्थी को मालूम होगा, ये से जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं, तो बताइए। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी? चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कूलम गुना मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉनों को प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का पद होगा। चलिए तो 25 का हमारा क्या होगा? सरल रेखा में वृत्त, दीर्घवृत्त या फिर परवलय? तो 25 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परवलय। ठीक है, चलिए इतना ही रह दे का, इतना ही रख दे, 40 मिनट के करीब में हो चुका है वीडियो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है कि इप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है। चलिए इप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, मान तो मैं बताया था कि निर्वात और हवा के लिए 8.854 गुना 10⁻⁻12 होता है। लेकिन इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? शुरू में ही हमें आपको बताया था कि इप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग, जरा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a स्क्वायर। ठीक है ना, इतना होता है बीमीय सूत्र इप्सिलॉन जीरो का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को आईएससी में ज़्यादा बीमीय सूत्र पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, कम से कम 30 को आज कर लेते हैं। ठीक है, कल 25 हुआ था, 30 को। चलिए, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर मतलब मान लो कोई आवेश जो है स्थिर है तो क्या चीज़ उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है? तो देखिए इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कि केवल विद्युत क्षेत्र। स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करेगा तो खाली विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है कि मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस, मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस की परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिया गया है, तो इसमें से आप लोग को बताना है कि हमारा सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का जो परावैद्युतांक का जो मान होता है एफ एम के पावर -1 होता है, जो इसके साथ में रहेगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है 8.85 गुना 854 गुना 10⁻⁻12। वही बेर से हम बता रहे बबुआ, देखो क्वेश्चन में आइए गया, ठीक है ना। मुक्त आकाश यानी कि मुक्त आकाश यानी निर्वात और हवा के लिए जो है वो वही बेर से बता रहे हैं आपको कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 एफ एम के पावर -1 होता है, ठीक है ना। इतना वही बेर से बता रहे हैं और क्वेश्चन आ गया, देखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो आवेश को बीच दूरी यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए, मान लो कोई आवेश है, दो आवेश है, ठीक है, इन आवेशों के बीच की जो दूरी है, मान लो पहले जो आवेश था इतना और इतना दूरी का था, और फिर इसका जो आवेश का जो दूरी है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है, यानी कि इनके जो बीच में लग रहा था जो बल, यानी कि F बराबर वो क्या होगा, 1/2 गुना हो जाएगा, या फिर 2 गुना होगा, या फिर 1/4 गुना होगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, मान लो कि यहाँ पर दुगुना था तो दुगुना कर दिया जाए, दो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दुगुना कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो मान है 1/4 गुना होगा, ठीक है, 1/4 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए, दिया गया कि ई वेक्टर यानी जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर की जो ई वेक्टर की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर लगाने वाला बल क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर बताएंगे, पूछे जा रहा है ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण लगाने में जो बल का आघूर्ण होगा वो पूछे जा रहा है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा जल्दी से बताओ पटना। लास्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को बताना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पी गुना ई वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर गुना ई वेक्टर, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। कल कौन कौन से विद्यार्थी जुड़े थे एक बार और नाम लेंगे, ठीक है। देखिए जुड़ने से बहुत फायदा है बाबू, बार बार नाम हम बता रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। देखिए मुस्कान, रूपा कुमारी, मनीष, मिस्टर प्रकाश कुमार गुप्ता, रोयल अमित, आर्यन जुड़े हुआ था, ठीक है। और देखिए सोहन कुशवाहा, सनोज कुशवाहा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कल जुड़े हुए थे, ठीक है। जानवी गुप्ता और सारा शशिकांत कुमार, बहुत विद्यार्थी जो है कल जुड़े हुए थे। और आज जो जुड़े हैं कमेंट कर रहे हैं अच्छा से, तो उनका तो नाम पुकराएगा, क्योंकि हम बाद में कमेंट देखते हैं। जो गलत सलत कमेंट किया होगा तो अभी डिलीट कर दो, ठीक है, नहीं तो हम देख लेंगे कल, तो वहाँ पर जो है आप लोगों को वहाँ पर से ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, टेक केयर। और एक बात और बताना भूल जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का भी वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, तो जुड़ जाइएगा वहाँ पर। क्यों